नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। तो मित्रों, आज देखेंगे सीटेट जुलाई 2024 के लिए एसएसटी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल के प्रथम कुलीन शब्द का अर्थ है। पहला कह रहा है कि मुख्य न्यायिक अधिकारी, मुख्य बैंकर, मुख्य व्यापारी, मुख्य शिल्पकार। तो मित्रों, गुप्त काल में जो प्रथम कुलीन शब्द का प्रयोग किया गया है वह मुख्य शिल्पकार के लिए प्रयोग किया गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। वो बुर्ज छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं लिखी गई हैं? कह रहा है कि कश्मीर में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, बिहार में। तो मित्रों, ये पाई गई है कश्मीर में। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है? कह रहा है कि शिल्पादिकरम, वलयापति, मणिमेकलई, पेरियापूरम। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 4, पेरियापूरम। पेरियापूरम में मित्रों जो तमिल कृति है इसमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में चर्चा की गई है। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खा रहा है? कह रहा है कि खजुराहो, तो खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने बनाया था, तो ये सही है। एहोल का मंदिर चालुक्यों ने बनाया था, तो ये भी सही है। कांचीपुरम तो पल्लव ने बनाया था, ये भी सही है। महाबलीपुरम चोल ने नहीं बनाया था मित्रों, इसको पल्लवों ने बनाया था, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि तारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। पहला हमारा गलत है मित्रों। दूसरा कह रहा है कि तारीख के लेखक नगरों में रहते थे, तो दूसरा कथन हमारा सही है, तारीख के लेखक नगरों में रहते थे। तीसरा कह रहा है कि वे प्राय अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे, तो ये भी कथन हमारा बिल्कुल सही है मित्रों। जो उस समय के इतिहासकार थे वह इतिहास सुल्तान के लिए लिखते थे और उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में इस तरह की बातें लिखा करते थे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। 2 और 3 दोनों सही हैं। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? कह रहा है कि सूरसागर, तो ये सूरदास की है। सूरसरावली, ये भी सूरदास की है। साहित्य रत्ना, ये इनकी नहीं है। साहित्य लहरी सूरदास की है, तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। कथन कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। तो पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है मित्रों। 18वीं शताब्दी के दौरान जो मुगल साम्राज्य था वह धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर चुका था। कारण कह रहा है कि मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदार और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली थी। तो ये भी कथन हमारा बिल्कुल सही है और कथन का कारण पुष्टि भी कर रहा है मित्रों। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था? ऑप्शन कह रहा है कि महाराष्ट्र क्षेत्र में, तमिल क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र, बंगाल क्षेत्र। तो मित्रों, भूस्वामियों को जो वेल्लार कहा जाता था वो तमिल क्षेत्र में कहा जाता था। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। कथनों ए तथा बी को पढ़ें एवं सही उत्तर का चुनाव करें। पहला कथन है, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। तो ये कथन बिल्कुल ही सही है मित्रों, इसलिए राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक कहा जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। तो दूसरा कथन भी हमारा बिल्कुल सही है मित्रों। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ए और बी दोनों सही हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूर्व मद्रास अर्थात चेन्नई में स्थापित वेद समाज प्रेरित था। कह रहा है कि प्रार्थना समाज द्वारा, आर्य समाज द्वारा, ब्रह्म समाज द्वारा, युवा बंगाल आंदोलन द्वारा। तो सही उत्तर होगा मित्रों ब्रह्म समाज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन कह रहा है, ईवी रामास्वामी नायर और पेरियार मनु संहिता, भगवत गीता, रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। तो पहला कथन हमारा बिल्कुल ही सही है। कारण कह रहा है कि पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये भी कथन बिल्कुल हमारा सही है और कथन की पुष्टि कारण कर भी रहा है मित्रों। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है।
अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? कह रहा है कि कैनिंग, डलहौजी, हार्डिंग, एलिंज। तो सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? अंग्रेजी, बंगला, मराठी, उर्दू। तो मित्रों जो केसरी छपता था वो मराठी भाषा में छपता था। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं? 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 एक्ट, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो मित्रों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1935 एक्ट। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन कह रहा है कि उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। तो पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम ऊष्मा देती हैं। तो ये भी सही है मित्रों, लेकिन कथन की पुष्टि कारण नहीं करता है, तो इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि? पहला ऑप्शन है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है। गलत है मित्रों। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 2, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए सूर्योदय हमेशा पूर्व दिशा में होता है। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, दक्कन पठार अपने पश्चिम भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है? सतपुड़ा श्रेणी, विंध्य श्रेणी, सह्याद्री, नीलगिरी। तो मित्रों जो दक्कन पठार है वह पश्चिमी भाग पर सह्याद्री भौतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर है स्थल स्वरूप और इधर है घटक। कह रहे हैं मित्रों कि तटबंध का निर्माण पवन से होता है। जी नहीं, गलत है। स्ट्रैक समुद्री तरंग द्वारा होता है। तो ये दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है छत्रक शैल नदी द्वारा। जी नहीं, छत्रक शैल नदी द्वारा नहीं होता है। चौथा कह रहा है कि हिमौड हिमनद। तो ये चौथा सही है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 3, बी और डी सही हैं। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है। निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है? कह रहा है कि अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवने, समुद्र से दूरी। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऊंचाई। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन कह रहा है कि कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी होती है। सही है। कारण कह रहा है कि ठंडे क्षेत्र में वायु भारी होती है। तो ये भी सही है मित्रों, और कथन की पुष्टि कारण करता भी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है? समाचार पत्र ये उदाहरण है मित्रों, रेडियो ये भी उदाहरण है, सेलुलर फोन ये उदाहरण नहीं है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है? पहला ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, एशिया, भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश में। तो यहाँ पाया जाता है मित्रों। तो पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में। तो यहाँ भी पाया जाता है। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कह रहा है कि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। तो यहाँ भी पाया जाता है। ये भी कथन सही है। चौथा कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी अफ्रीका। तो यहाँ नहीं पाया जाता है मित्रों। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि अभ्रक, दूसरा वन, तीसरा कह रहा है प्राकृतिक गैस, चौथा कह रहा है मृदा और पांचवा कह रहा है जल। अगला कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन से प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं? तो मित्रों बी हमारा नवीकरणीय संसाधन है, मृदा भी नवीकरणीय संसाधन है और जल भी नवीकरणीय संसाधन है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 3, बी, डी और ई सही है। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, मृदा के गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? मूल चट्टान ये भूमिका निभाती है मित्रों, स्थलाकृति ये भूमिका नहीं निभाती है, जलवायु संबंधी कारक ये भूमिका निभाते हैं, समय ये भूमिका नहीं निभाते हैं मित्रों। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, केवल ए तथा सी सही है। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, कर्ज का जाल ग्रामीण इलाके में मुख्यतः डैश के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। कह रहा है कि साहूकार और छोटे किसान, इसके बीच नहीं दर्शाता है मित्रों, छोटे किसान और खेतिहर मजदूर के बीच दर्शाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन कह रहा है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम महत्वपूर्ण है। तो ये कथन बिल्कुल ही सही है मित्रों। कारण कह रहा है कि संचार माध्यम से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षपातपूर्ण। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है मित्रों, और कथन की पुष्टि कारण करता भी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1।
अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, कौन सरपंच की तरह काम करता है? कह रहा है कि ग्राम सभा का सचिव, खंड विकास अधिकारी, अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित एक वार्ड सदस्य, बारी बारी से वार्ड सदस्य। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 3, अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित एक वार्ड सदस्य। अगला प्रश्न देखते हैं, लेबर चौक किसे कहते हैं? ऐसी जगह जहां बेगारी की प्रथा प्रचलित है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा कह रहा है ऐसी जगह जहां मजदूरों की बिक्री होती है। जी नहीं, मजदूरों की जहां बिक्री होगी ऐसी जगह को लेबर चौक नहीं कहते हैं। तीसरा कह रहा है कि ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। पहला कथन है, बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। तो दूसरा कथन बिल्कुल गलत है मित्रों। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल एक सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन कह रहा है, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल सही है मित्रों, किसी भी देश को आप पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कह सकते हैं। कारण कह रहा है कि व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। और कथन की पुष्टि कारण करता भी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, जेंडर असमानता का समाधान डैश के स्तर पर करने की जरूरत है। कह रहा है केवल परिवार। जी नहीं। दूसरा कह रहे परिवार, समाज और सरकार स्तर पर। तो बिल्कुल सही है मित्रों, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो यह है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, यह भी मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, तो मित्रों ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार अब नहीं रह गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। बारे में देखते हैं, स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है? कह रहे समानता का अधिकार। जी नहीं। दूसरा कह रहे जीवन का अधिकार। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 2, जीवन का अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हास्यकरण प्रायः संबंधित होता है? तो कह रहा है कि अभाव अर्थात वंचन। जी बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि भेदभाव। तो ये भी सही है। समानता ये गलत है। तीसरा कह रहा है गर्व। ये भी गलत है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 1, ए और बी सही है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? पहला ऑप्शन है कारण और प्रभाव। मित्रों यह उत्तर नहीं होगा। परिस्थिति के बारे में कल्पना करना, यह भी नहीं होगा। अनुभवों की तुलना करना, यह भी नहीं होगा। चौथा कह रहा है परिस्थितियों से अनुमान लगाना। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, परिस्थितियों से अनुमान लगाना। अगला प्रश्न है, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? पहला ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना। तो ये नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। तो ये भी नहीं होगा। तीसरा कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना। तो ये भी नहीं होगा मित्रों। चौथा है एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी को जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना। तो सही उत्तर है मित्रों। दूसरा कह रहा है कि अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना। तो ये भी सही है। तीसरा भारत के अतीत और सामाजिक विकास का अध्ययन करना। तो ये भी सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब और प्रकाश का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? पहला है परिक्रमण। बिल्कुल सही है मित्रों। दूसरा दिन और रात। ये भी सही है। तीसरा मौसम परिवर्तन। ये भी सही है। चौथा वर्षा का वितरण। तो मित्रों ये नहीं होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? पहला कह रहा है खनिज संसाधन। तो बिल्कुल सही है मित्रों। दूसरा कह रहा है कि उद्योग। तो ये भी सही है।
तीसरा कह रहा है कि ऊर्जा संसाधन, तो ये सही नहीं है मित्रों। चौथा कह रहा है कि हमारे पृथ्वी के अंदर, तो ये भी सही है। तो सही कौन कौन सा हुआ, ए, बी और डी, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय पर परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। पहला ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। पहला ऑप्शन है हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना, ये नहीं होगा। दूसरा, भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना, ये भी नहीं होगा मित्रों। तीसरा कह रहा है भूकंप के प्रकार, तो ये भी नहीं होगा। चौथा कह रहा है कि भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है। पहला कह रहा है कि यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है, बिल्कुल गलत है। दूसरा, यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है, तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। पहला ऑप्शन है उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, गलत है। कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है, तो सही है मित्रों, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। पहला है उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में प्रासंगिक हैं, तो सही उत्तर ही होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में प्रासंगिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए। पहला कह रहा है कि देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, सही है मित्रों। विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, ये गलत है। चौथा, विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना, तो ये भी सही है मित्रों। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। पहला कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, सही है। दूसरा, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, तो ये भी सही है। तीसरा, संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, तो ये भी सही है मित्रों। चौथा, यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरह ले जाता है, तो ये गलत है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और सी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि पहला कह रहा है कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरण को कक्षा में शामिल करना, तो बिल्कुल सही है मित्रों। दूसरा कह रहा है कि केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक है, तो ये गलत है। अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, तो ये सही है मित्रों। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, ए और सी सही हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। पहला कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं की सूचना को याद रखने का मापन करना, तो बिल्कुल गलत है मित्रों। दूसरा कह रहा है कि अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ता की क्षमता का मूल्यांकन करना, तो ये बिल्कुल सही है मित्रों। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। पहला कह रहा है कि व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है कि चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना, तो सही उत्तर ही होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक या शिक्षिका का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। पहला कह रहा है कि हमारे अतीत पर दृष्टिकोण का निर्माण करना, तो बिल्कुल सही है मित्रों। दूसरा कह रहा है कि तिथियों को सटीक रूप से कंठस्थ करना, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि हमारे अतीत को गौरवशाली बनाना, ये भी सही है मित्रों। चौथा, समुदायों के बीच केवल विरोधी या द्वंद्वों को इंगित करना, तो ये गलत है मित्रों। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के विभाजन को समझने के लिए कौन से शैक्षणिक सहायक
सामग्रियां उपयोग में लाई जा सकती हैं। पहला कह रहा है कि पंजाब से पाए काले एवं लाल रंग के मृदभांड, तो ये गलत है मित्रों। दूसरा कह रहा है कथानक, तो कथानक द्वारा हम भारत के विभाजन को समझा सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि छवियाँ, तो छवियों द्वारा भी भारत के विभाजन को हम समझा सकते हैं। चौथा कह रहा है कि आज सिक्के, तो ये गलत है मित्रों। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, बी और सी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भोपाल में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं। पूर्व इतिहास काल के लोगों से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण शास्त्रीय विधि कौन सी होगी? पहला कह रहा है कि भीमबेटका का भ्रमण। दूसरा कह रहा है कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग से प्रकाशित एक पुस्तक से पठन एवं चर्चा। व्याख्यान के लिए दिल्ली से एक विशेषज्ञ को आमंत्रित करना। एक अभिलेखागार का भ्रमण करना। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, भीमबेटका का भ्रमण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। तो मित्रों इसमें 3 सही है और 1 गलत है, तो उसी गलत को बताना है। पहला कह रहा है स्रोतों की मदद से अनुमान लगाने व सत्यापन करने के अवसर उत्पन्न करना, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है यथास्थिति बनाए रखना, तो ये गलत है मित्रों। तीसरा कह रहा है शिक्षार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क करने के कौशल को विकसित करना, तो ये भी सही है। चौथा है इतिहास को एक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करना, तो ये भी सही है मित्रों। तो कह रहा है कि कौन सा गलत है मित्रों? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में यदि शिक्षक या शिक्षिका किसी क्षेत्र में लोगों को किसी एक निर्धारित छवि में बांट देता या देती है, तब वह डैश को बढ़ावा दे रहा या दे रही है। पहला ऑप्शन है विविधता को, दूसरा रूढ़िबद्ध धारणा को, तीसरा कह रहा है बहुसंस्कृतिवाद को, चौथा कह रहा है पंथ निरपेक्षवाद को। तो मित्रों वह रूढ़िबद्ध धारणा को प्रोत्साहित कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिल्पाधिकारम के विषय में सत्य है? तो पहला कथन है यह इलांगो द्वारा रचित है। तो मित्रों यह कथन हमारा सही है। शिल्पाधिकारम की जो रचना की थी वह इलांगो थे। यह तमिल भाषा में रचित है, तो यह भी कथन हमारा सही है। शिल्पाधिकारम तमिल भाषा में लिखा गया है। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है, तो यह कथन हमारा गलत है। शिल्पाधिकारम में मित्रों कोवलन और कन्नगी की कहानी है। कोवलन कन्नगी से प्रेम करता था, तो उसी की प्रेम कथाओं का वर्णन है इसमें। उसकी रचना लगभग 500 वर्ष पहले की गई थी, तो यह भी कथन हमारा गलत है। शिल्पाधिकारम की रचना मित्रों 1800 वर्ष पहले की गई थी। तो सही उत्तर क्या होगा? ए और बी सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित राजनीतिक शक्तियों में कौन से त्रिपक्षीय संघर्ष के 3 पक्ष थे? तो पहला ऑप्शन है चोल, चालुक्य और पांड्य। दूसरा कह रहा है गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। तीसरा कह रहा है गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य और राष्ट्रकूट। चौथा कह रहा है कि राष्ट्रकूट, चालुक्य और पाल। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन बी, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेख देश के भीतर और बाहर कई जगहों पर मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही जगहों को दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन है कालीबंगा, चौहोदड़ो और धौलावीरा। तो ये मित्रों हमारा गलत है। दूसरा कह रहा है कि जौगढ़, मस्की, टोपरा और लंपक। तो ये मित्रों हमारा सही है। अशोक के जो शिलालेख मिले हैं मित्रों यह देश के भीतर और देश के बाहर कई जगहों पर मिले हैं, जिसमें जौगढ़, मस्की, टोपरा और लंपक से मिले हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, 2000 साल पहले एक व्यापारी ने बताया कि वह गांजा, पेट्रा और अपोलो गोश्त में जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन से व्यापार मार्ग के माध्यम से उसने यात्रा की? तो ऑप्शन है मार्ग जिन पर कुषाणों का नियंत्रण था। तो ये मित्रों हमारा गलत है। दूसरा कह रहा है कि मार्ग जिन पर चीनी शासकों का नियंत्रण था। तो ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है कि मार्ग जिन पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। तो ये हमारा सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मार्ग जिन पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन कह रहा है कि कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। तो ये मित्रों सही है। मित्रों जो ऋग्वैदिक काल के राजा महाराजा होते थे उनके पास कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। दूसरा कह रहा है कि कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी। तो ये भी हमारा सही है मित्रों। ऋग्वैदिक काल में देखेंगे कि अपाला, घोषा और महिलाओं ने कुछ प्रार्थनाओं की रचना की थी। ये भी सही है। दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे। तो ये मित्रों हमारा गलत है। राजाओं के पास राजधानी, नगर या महल नहीं थे। तो ये भी मित्रों सही थे। मित्रों ऋग्वैदिक काल में राजाओं के पास राजधानी, नगर या महल नहीं होते थे।
तो सही उत्तर क्या होगा, ए, बी और डी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, ए, बी और डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस तरह से महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह से वे अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार सब त्याग देते हैं। यह उदाहरण किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन है बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, पाली ग्रंथ, वैदिक ग्रंथ। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन ए, बौद्ध ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी? पहला ऑप्शन है पंडित रमाबाई, सावित्रीबाई फुले, ईश्वरचंद विद्यासागर, ताराबाई शिंदे। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन डी, ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी गई विशेषताओं के आधार पर खगोलीय पिंडों के प्रकार पहचाने। पहला कथन है वे गैसों द्वारा बने हुए हैं, उनकी अपनी रोशनी और गर्मी होती है, वे बड़े और गर्म होते हैं। तो मित्रों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तारे। मित्रों जो तारे होते हैं वे गैसों द्वारा बने होते हैं, जैसे देख सकते हैं जो सूर्य है उसका हाइड्रोजन और हीलियम से निर्माण हुआ है, उनकी अपनी खुद की रोशनी होती है और गर्मी भी होती है, वे बड़े और गर्म भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी गई विशेषताओं के आधार पर देशांतर यामोत्तर पहचाने। पहला कथन कह रहा है कि इस रेखा का मान 0 अंश है, यह उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है, यह ग्रीनविच के मध्य से गुजरती है। तो ऑप्शन दिया 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, प्रमुख यामोत्तर। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन डी। मित्रों प्रमुख यामोत्तर रेखा को ही 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, जो ग्रीनविच के मध्य से होकर के गुजरती है और यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान पृथ्वी के ताप कटिबंध के विषय में सही है? पहला कह रहा है उष्ण कटिबंध। तो मित्रों उष्ण कटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें लगभग पूरे वर्ष लंबवत पड़ती रहती हैं। शीतोष्ण कटिबंध ये भी हमारा सही है मित्रों, कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव के मध्य के क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीत कटिबंध उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव के मध्य का क्षेत्र जो होता है उसको शीत कटिबंध कहते हैं। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारत के संविधान जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था में मौजूद है? तो पहला कथन कह रहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाना। तो ये बिल्कुल सही है मित्रों। दूसरा कह रहा है कि 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीयों को राज्य और राष्ट्रीय चुनाव में मतदान करने की अनुमति होगी। तो ये भी मित्रों हमारा सही है। तो सही उत्तर होगा मित्रों 2, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य सागरीय वनस्पति निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है मध्य अमेरिका। तो मित्रों मध्य अमेरिका में भूमध्य सागरीय वनस्पति नहीं पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया इसमें पाई जाती है मित्रों। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका इसमें भी पाई जाती है। दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया इसमें भी पाई जाती है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन सी, बी, सी और डी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से जल चक्र में निहित प्रक्रियाओं को चुने। पहला कह रहा है संघनन। तो संघनन होता है मित्रों। आत्मन ये नहीं होता है मित्रों। वाष्पीकरण ये होता है। वृष्टिपात या वर्षण ये भी होता है मित्रों। तो सही उत्तर होगा ए, सी, डी अर्थात ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थल समीर, समुद्री समीर और लू कौन सी पवन है? पहला ऑप्शन है मौसमी पवन, ग्रही पवन, स्थानीय पवन, अस्थायी पवन। तो मित्रों सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्थानीय पवन। मित्रों जो स्थल समीर होती है, समुद्री समीर होती है और लू होते हैं, इनको हम स्थानीय पवन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुदाब के विषय में दिए गए कथन को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। पहला कह रहा है कि वायुदाब बादलों के भार से पृथ्वी की सतह पर बना पड़ा दबाव है। तो मित्रों ये गलत है। मित्रों जो वायुदाब होता है वह पृथ्वी पर वायु के कारण जो पड़ने वाला जो दबाव होता है उसी को हम वायुदाब कहते हैं। निम्न दाब आसमान में बादल उपस्थित और मौसम से संबंधित हैं। तो ये मित्रों हमारा सही है। तो सही उत्तर होगा मित्रों कि ए गलत है और बी सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से संसाधन संरक्षण का कौन सा सही साधन है? पहला कथन है कि वस्तुओं का पुनः उपयोग करना। तो मित्रों ये हमारा सही है। वस्तुओं का पुनः उपयोग करने से संसाधन का संरक्षण किया जा सकता है। वस्तुओं का एक बार प्रयोग करके उन्हें फेंक देना ये बिल्कुल गलत है। वस्तुओं का उपयोग कम करना, तो ये भी मित्रों सही है। वस्तुओं का उपभोग कम करने से संसाधन की संरक्षण की जा सकती है।
वस्तुओं को पुनः चक्रण में लाना, तो ये भी मित्रों हमारा सही है। तो सही उत्तर होगा ए सी डी, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस क्षेत्र में केसर सागा पर नाटक खेला जाता है? ऑप्शन है लद्दाख, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन ए लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का दायित्व भी है? ऑप्शन है रक्षा, विदेश मामले, शिक्षा और बंदरगाह, तो मित्रों सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। मित्रों शिक्षा जो होती है समवर्ती सूची का विषय है, जिसपे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, जबकि रक्षा, विदेश मामले और बंदरगाह ये केंद्र सरकार के दायित्व हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बुनकरों को डैश में उचित मूल्य मिलता है? ऑप्शन है दादन व्यवस्था, सहकारी संस्थाओं, वस्त्र निर्यात के कारखाने, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, तो सही उत्तर होगा मित्रों सहकारी संस्थाओं। मित्रों सहकारी संस्थाओं में बुनकरों को उचित मूल्य मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में प्रतिबिंबित होती है? तो मित्रों धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, अर्थात लोग व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता होगी, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुमत की निरंकुशता का अर्थ है जहां बहुसंख्यक अल्पसंख्यक सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं, ये गलत है मित्रों। दूसरा कह रहा है कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को अलग कर अपने हितों में लगा रहता है, तो ये मित्रों हमारा सही होगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संसाधनों से संबंधित कौन सा कथन गलत या सही नहीं है? पहला कह रहा है कि वायु, जल, मिट्टी और खनिज प्राकृतिक संसाधन है, तो मित्रों ये सही है। वायु, जल, मिट्टी और खनिज जो होते हैं मित्रों वह प्राकृतिक संसाधन होते हैं। समय के साथ संसाधन आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है मित्रों। समय के साथ जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है, जैसे जैसे हम मशीनों का प्रयोग करते जाते हैं, उसके अनुसार आर्थिक रूप से संसाधन मूल्यवान होते चले जाते हैं। लोग स्वयं संसाधन नहीं है, तो ये मित्रों बिल्कुल ही गलत है, लोग स्वयं संसाधन होते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, तो ये भी मित्रों सही है, तो सही उत्तर होगा मित्रों हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो एक शिक्षक या शिक्षिका ने अपनी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को एक छोटे मानव निर्मित सौरमंडल में परिवर्तित कर दिया। अगर श्याम, सुल्ताना और नैन्सी की लगभग समान लंबाई और वजन है तो वे प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है मंगल, शुक्र, बुध का, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का, मंगल, बृहस्पति और यूरेनस का, बुध, बृहस्पति और शनि का, तो मित्रों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मंगल, शुक्र और बुध का। अगला प्रश्न देखते हैं, अटलांटिक महासागर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कह रहा है यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, बिल्कुल गलत है मित्रों। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। यह लगभग वृत्ताकार है और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है, बिल्कुल गलत है। तीसरा कह रहा है इसकी तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित और अनियमित है, तो मित्रों ए आपका सही है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानचित्र में प्रयोग होने वाले रूढ़ प्रतीक होते हैं। पहला ऑप्शन है वे प्रतीक जो क्षेत्र के किसी विशिष्ट समाज द्वारा प्रयुक्त होते हैं, बिल्कुल गलत है। वे प्रतीक जिनके माध्यम से केवल भू आकृति लक्षणों को दर्शाया जाता है, तो मित्रों गलत है, ये केवल भू आकृति लक्षणों को ही नहीं दर्शाया जाता है। तीसरा कह रहा है कि वे प्रतीक जिनके माध्यम से केवल राजनीतिक सीमाओं और प्रशासनिक खंडों को दर्शाया जाता है, तो ये भी गलत है। चौथा कह रहा है कि वे प्रतीक जिनके उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुदाब के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि वायु सदैव निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, बिल्कुल गलत है मित्रों। वायुदाब उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। दूसरा कह रहा है कि जब अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर निमज्जित होती है तब उच्च दाब क्षेत्र बनता है, बिल्कुल गलत है, निम्न दाब क्षेत्र बनता है। तीसरा कह रहा है कि निम्न दाब क्षेत्र तब बनता है जब कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी होकर ऊपर उठती है, तो ये भी गलत है। चौथा कह रहा है कि निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नव मौसम के साथ जुड़ा है और उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से जुड़ा है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमीलाइट के बारे में कह रहा है।
तो ब्रोमीलाइड एक प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्ट्रैक निम्न में से किसकी अपर्दन विशेषता है? पवन की, हिमनद की, समुद्री तरंग की और नदी की। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री तरंग की। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए लक्षणों के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए। पहला कथन है, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। यह परत रेडियो संचार में मदद करती है। तो मित्रों ये बात कर रहा है वायुमंडल की। वायुमंडल में ये सब घटनाएं घटित होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, परंपरागत स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोगी पक्ष क्या है? पहला कथन है, यह आसानी से पाइपलाइन के जरिए परिवहनीय है। तो ये कथन सही है। यह तेल और कोयले की अपेक्षा अधिक स्वच्छ है। तो ये भी कथन सही है। तीसरा कह रहा है कि पूरी दुनिया में समान रूप से इसका वितरण है। मित्रों गलत है, पूरी दुनिया में इसका समान रूप से वितरण नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरुष और महिला कंकाल के अवशेषों के अध्ययन और उनमें विभेद करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। पहला ऑप्शन है, पहने हुए आभूषणों पर, क्योंकि यह महिला को दर्शाता है। बिल्कुल गलत है मित्रों। दूसरा कह रहा है कि हड्डियों की संरचना पर, क्योंकि बड़े कूल्हे की हड्डी एक महिला को दर्शाता है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था। पहला है राजनीतिक और सैनिक कार्य। दूसरा कह रहा है कि राजनीतिक और वित्तीय कार्य। तीसरा है केवल राजनीतिक कार्य। चौथा है केवल धार्मिक कार्य। तो मित्रों जो अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का जो कार्यभार था वह राजनीतिक और सैनिक कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने के कारक हैं। पहला कह रहा है कि वाणिज्यिक समझौते। बिल्कुल सही है। राजनीतिक समझौते, ये भी सही है मित्रों। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र के संत कवियों ने विरोध किया। पहला कह रहा है कि सभी प्रकार के कर्मकांडों का। तो मित्रों सही है, जो महाराष्ट्र के संत कवि थे उन्होंने सभी प्रकार के कर्मकांडों का विरोध किया है। जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का, तो इनका भी विरोध महाराष्ट्र के संत कवियों ने किया है। तीसरा कह रहा है कि परिवार के साथ रहने का विचार। तो ये भी गलत है मित्रों। तो सही उत्तर होगा केवल ए और बी सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वीं सदी में कौन सा आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता था? पहला ऑप्शन है पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर। दूसरा है आंध्र प्रदेश के लाबाड़िया। तीसरा है कश्मीर के बकरवाल। चौथा है कुल्लू के गद्दी। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर के बकरवाल। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां किससे उत्पन्न हुई? पहला ऑप्शन है ब्राह्मी, बंगाली, तमिल और देवनागरी। तो सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन कह रहा है पहला कि भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। तो बिल्कुल सही है मित्रों, पूरा पाषाण युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग मिलते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिलते हैं जिन पर चित्रांकन मिलता है। तो ये भी कथन सही है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग के बारे में। कथन पहला है साम्राज्यवादी फतह की लोक स्मृतियाँ गढ़ती हैं। तो बिल्कुल सही है मित्रों, जो साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग थी वह साम्राज्यवादी फतह की लोक स्मृतियों को गढ़ती हैं। दूसरा कह रहा है कि अंग्रेजों को अजय और सर्वशक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती हैं। तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि यूरोप में बहुत ही लोकप्रिय हुई। तो ये भी सही है मित्रों, जो साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग है वह यूरोप में बहुत ही लोकप्रिय हुई। भारत को पूरी प्रामाणिकता के साथ दर्शाती है। तो ये बिल्कुल गलत है मित्रों। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए, बी और सी सही है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर बनाए जाते थे? पहला ऑप्शन है पात्र पर। तो ये गलत है। दूसरा ताड़पत्र। तो ये सही है मित्रों। तीसरा कह रहा है कागज पर। ये भी सही है। लकड़ी का तख्ती। तो ये भी सही है मित्रों। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी, सी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से यात्री ने लिखा था? ऑप्शन है वास्को डी गामा, इब्न बतूता, सेंट मार्टिन, शंकराचार्य। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता का उल्लेख है?
पहला ऑप्शन है वेतन की समानता, बिल्कुल गलत है मित्रों। संपत्ति की समानता, ये भी गलत है। रोजगार की समानता, ये भी गलत है। प्रतिष्ठा की समानता, तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, प्रतिष्ठा की समानता। अगला प्रश्न देखते हैं, रोजा पार्क द्वारा बस से अपनी सीट देने से मना करना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस आंदोलन का शुरुआती बिंदु बना? पहला ऑप्शन है जेंडर अधिकार आंदोलन, बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है कि सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश की समानता का आंदोलन, तो ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है कि नागरिक अधिकार आंदोलन, तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, नागरिक अधिकार आंदोलन। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया? ऑप्शन है चोल वंश द्वारा, चंदेल वंश द्वारा, राजपूतों द्वारा, चालुक्यों द्वारा। तो मित्रों सही उत्तर होगा चंदेल वंश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल अपने मंगोल वंशी संबद्धता के स्थान पर तैमूर वंशी संबद्धता पर ज़्यादा बल या महत्व देते थे, क्योंकि वे अपने पितृवंशी संबद्धता को महत्व देने चाहते थे। तैमूर वंशियों ने मंगोलों को हराया था। मंगोल उज्बेकों से संबंधित थे। तैमूर वंशज कवियों और चित्रकारों को संरक्षण देते थे। तो मित्रों जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मंगोल उज्बेकों से संबंधित थे। तो मित्रों जो मंगोल थे वो उज्बेकों से संबंधित होने के कारण वो लाखों व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिए थे। इसलिए जो मुगल वंशज थे वह मंगोल वंशी संबद्धता के स्थान पर तैमूर वंशी संबद्धता पर ज़्यादा बल देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगलों द्वारा अपने मनसबदारों को अलग अलग परिवेशों से नियुक्त करने का कारण क्या था? पहला ऑप्शन है मनसबदारों और प्रजा में भाषाई रुकावट को कम करने के लिए। दूसरा कह रहा है कि जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा, साम्राज्य के विभिन्न इलाकों से अभिजात वर्गों को सेवा में संयोजित करने के लिए। तीसरा कह रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से निष्ठा और सहयोग प्राप्त करना। चौथा कह रहा है कि सबको समाहित करने और सार्वभौमिक भाईचारे के विचार को बढ़ाने के लिए। तो इसका उत्तर सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन बी, जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा मित्रों वह साम्राज्य के विभिन्न इलाकों से अभिजात वर्गों को सेवा में संयोजित करने के लिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मथुरा के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मथुरा यातायात और व्यापार के दोनों मार्गों अर्थात उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम को जोड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। तो मित्रों ये हमारा क्या है कथन गलत है, क्योंकि वह जोड़ने का दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था मित्रों। मथुरा हालांकि उत्तर से पूर्व जो रास्ता जाता था और दक्षिण से पश्चिम जो यातायात और व्यापार के रास्ते जाते थे उसके किनारे बसा हुआ था, ना कि जोड़ने की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण था। तो इसलिए पहला कथन हमारा गलत है। दूसरा कह रहा है कि मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। तो मित्रों ये हमारा कथन सही है, जो मथुरा था वह बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए गलत है और बी सही है। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया जाता था। तो ऑप्शन है गांव के मुखिया को, जमींदार को, तालुकदार को, रैयत को। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन ए, गांव के मुखिया को। मित्रों महाल का अर्थ ही होता है गांव, तो इसलिए जो महालवाड़ी बंदोबस्त था मित्रों उसमें राजस्व इकट्ठा करने के लिए गांव के मुखिया का दायित्व था। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्रों कि औपनिवेशिक भारत के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है अंग्रेजों ने सभी वनों को अपने नियंत्रण में कर लिया। तो मित्रों जो औपनिवेशिक काल में जो भारत था वह अंग्रेजों ने सभी वनों को अपने नियंत्रण में कर लिया था। तो ये हमारा कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि इन वनों में लोगों को झूम की खेती करने या फल इकट्ठा करने और शिकार करने की अनुमति दी थी। तो मित्रों ये हमारा कथन गलत है, क्योंकि जैसे ही अंग्रेजों ने सभी वनों को अपने नियंत्रण में कर लिया मित्रों तो इस वनों में झूम की खेती करने या फल इकट्ठा करने या शिकार करने की अनुमति नहीं दी गई थी। तीसरा कथन कह रहा है कि जब लोगों को वनों के भीतर रहने से रोक दिया गया तब वन विभाग को मजदूर प्राप्त करने में कठिनाई हुई। तो ये भी हमारा कथन सही है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 3, ए और सी सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुधारकों का उनके सुधार आंदोलनों से सही मिलान कीजिए। तो मित्रों इधर सुधारक हैं और इधर सुधार आंदोलन है। पेरियार अर्थात ई.वी. रामास्वामी ने मित्रों जो चलाया था वो स्वाभिमान आंदोलन चलाया था। घासीदास ने मित्रों सत्यनामी आंदोलन चलाया था। केशव चंद्र जो थे मित्रों वो ब्रह्म समाज से संबंधित थे और जो हेनरी डेरिजियो थे मित्रों वो यंग बंगाल से संबंधित थे। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, उस सामाजिक सुधार संगठन को चिन्हित करें जिसके द्वारा औपनिवेशिक शासन के दौरान जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। पहला ऑप्शन है एशियाटिक सोसाइटी, दूसरा है भारत धर्म महामंडल,
तीसरा है सनातन धर्म सभा, चौथा है सिंह सभा। तो मित्रों जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सिंह सभा। मित्रों जो सिंह सभा थी वह सिखों द्वारा चलाया गया था, जिसके वजह से जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग की थी। तो मित्रों ये हमारा कथन सही है। मित्रों मुस्लिम लीग जो थी वह मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति की मांग की थी। दूसरा कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। तो ये भी हमारा कथन मित्रों सही है, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। तीसरा कथन कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 में हुए कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण थी। तो मित्रों जो मुस्लिम लीग थी उसकी स्थापना 1907 में नहीं हुई थी, 1906 में हुआ था, इसलिए हमारा कथन नंबर तीसरा गलत है। तो सही उत्तर होगा ए और बी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1952। तो सही उत्तर होगा मित्रों 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुराने बलित पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन है वासजेस, हिमालय, यूराल, माउंट किलिमंजारो। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी यूराल। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्षांश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कथन पहला कह रहा है मित्रों कि अक्षांश एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है जिसकी त्रिज्या विविध है। तो मित्रों जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो काल्पनिक और एक वृत्त का निर्माण करती हैं और इनकी त्रिज्या भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं मित्रों तो वह कम होती जाती है। तो ये हमारा कथन सही है। अक्षांश समय की पहचान के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मित्रों ये हमारा कथन गलत है। मित्रों अक्षांश के वजह से समय की पहचान नहीं की जाती है, बल्कि देशांतर के वजह से समय की पहचान की जाती है। अक्षांश को अंश में मापा जाता है। मित्रों ये हमारा कथन सही है, अक्षांश को अंश में मापा जाता है। विषुवत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। तो ये भी कथन हमारा मित्रों सही है। तो सही क्या क्या होगा? ए, सी और डी। तो ए और सी और डी किस में है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से होकर गुजरती है? ऑप्शन है अरावली श्रृंखला, विंध्य श्रृंखला, पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार। तो सही उत्तर होगा मित्रों विंध्य श्रृंखला। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। जब लंदन में शाम के 4 बजे होंगे तब भारत में क्या समय होगा? तो मित्रों आप जानते ही हैं कि ग्रीनविच से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। यदि लंदन में 4 बज रहे हैं मित्रों तो जाहिर सी बात है कि 5.5 घंटा अगर उसमें जोड़ देंगे तो रात के 9:30 बजेंगे। तो सही उत्तर होगा मित्रों हमारा शाम के 9:30 बजे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों कि वनस्पति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। तो ये मित्रों हमारा कथन सही है, क्योंकि वनस्पति की जो वृद्धि होती है वो तापमान और नमी पर निर्भर करती है। दूसरा कह रहा है कि स्थान की जलवायु मुश्किल से प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है। तो मित्रों किसी भी स्थान की जो जलवायु होती है वो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि मुश्किल से। तो ये कथन हमारा क्या है? गलत है। तीसरा कह रहा है कि स्थान विशेष पर ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारक उस स्थान की वनस्पति के प्रकार में योगदान देते हैं। तो ये भी हमारा कथन क्या है मित्रों? सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए और सी दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे फलों के कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय घास स्थल, शंकुधारी वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो मित्रों जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागरीय प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि हिंद महासागर की तटरेखा दंतुरित और अनियमित है। तो मित्रों ये कथन हमारा गलत है। मित्रों हिंद महासागर की तटरेखा दंतुरित और अनियमित नहीं है, बल्कि अटलांटिक महासागर की तटरेखा दंतुरित और अनियमित है। दंतुरित और अनियमित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों और पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। तो ये मित्रों हमारा कथन सही है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी सही है, जबकि ए गलत है। अगला प्रश्न है। दी गई ए और बी विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए। कथन पहला कह रहा है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। दूसरा कथन कह रहा है कि यह बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है।
तो मित्रों ये बात कर रहा है समताप मंडल के बारे में। मित्रों समताप मंडल में ही ओजोन गैस पाई जाती है और समताप मंडल में मित्रों मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए इस क्षेत्र में जहाज उड़ाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सिल्ट पर मकान क्यों बनाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है ये दिखने में अच्छे लगते हैं और कम लागत में बन जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। तीसरा कह रहा है कि ये वर्षा ऋतु में घरों को जल जमाव से बचाते हैं। चौथा कह रहा है कि ये गर्मी को बाहर रखते हैं और ठंडे होते हैं। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन सी, ये वर्षा ऋतु में घरों को जल जमाव से बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण बाल मृत्यु दर घट रही है तथा छोटी आय पर बचने की दर में वृद्धि हुई है। ऐसी दशा में जनसंख्या पिरामिड का क्या रूप होगा? तो मित्रों जब स्वास्थ्य सेवाएं पहले अच्छी नहीं थी तो बहुत ज़्यादा बाल मृत्यु दर हो जाती थी, लेकिन अब अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण मित्रों बाल मृत्यु दर घट गई है तथा छोटी आय पर बचने की जो दर है उसमें काफ़ी वृद्धि हो गई है। तो इसका ऑप्शन पहला दिया है मित्रों कि आधार पर चौड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है मित्रों कि जब बाल मृत्यु दर कम होगी तो जनसंख्या में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से आधार पर यह चौड़ा होगा। युवा आयु वर्ग में चौड़ा होगा, तो मित्रों जो पिरामिड होगा वो अभी युवा आयु वर्ग में चौड़ा होगा, ये भी हमारा कथन सही है। तीसरा कह रहा है कि उल्टा त्रिभुजाकार होगा, तो ये मित्रों हमारा गलत है। तो सही क्या क्या हो रहा है, पहला और दूसरा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, गहन कृषि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में प्रचलित है। तो मित्रों ये हमारा क्या है, कथन सही है। जो गहन कृषि होती है मित्रों यह सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में प्रचलित होती है। दूसरा कथन है इनमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और ज़्यादा पूंजी का उपयोग होता है, जो ये बिल्कुल गलत है मित्रों। तीसरा कह रहा है कि वर्ष भर विभिन्न फसलें उगाई जाती है, तो ये मित्रों हमारा सही है। गहन कृषि में वर्ष भर विभिन्न फसलें उगाई जाती है। चौथा कह रहा है कि यह भारी वर्षा क्षेत्रों में प्रचलित है, जो बिल्कुल गलत है। तो सही क्या क्या है मित्रों, ए और सी। तो ए और सी देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईसा मसीह के 12 धर्म प्रचारक शिष्यों में से किस संत को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है सेंट पीटर, सेंट पॉल, सेंट फ्रांसिस, सेंट थॉमस। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन डी, सेंट थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है एकतंत्री, राजतंत्र, लोकतंत्र और लेसेस फेयर। तो सही उत्तर होगा मित्रों लोकतंत्र। मित्रों जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें जो व्यक्ति होते हैं वो अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं, इसलिए लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट की गई हो तो उस शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है संसदीय शासन प्रणाली, संघीय, अध्यक्षीय, लोकतांत्रिक। तो मित्रों उसको कहा जाता है संघीय शासन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वीं शताब्दी की समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता रमाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई थी? पहला ऑप्शन है उनकी शादी एक ब्राह्मण परिवार में हुई थी, तो ये मित्रों गलत है। उन्होंने एक पुरोहित बनकर पुणे में एक मंदिर की स्थापना की थी, इसकी वजह से मित्रों पंडिता की उपाधि इनको नहीं दी गई थी। तीसरा कह रहा है कि वह एक ऐसी महिला शिक्षाविद थी जो पुरुषों को शिक्षा देती थी, तो इनके कारण भी मित्रों उनको पंडिता की उपाधि नहीं दी गई थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी, जिसके वजह से इनको पंडिता की उपाधि दी गई थी। तो ये तो मित्रों थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उसके बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।